हाँ जी, जय जिनेंद्र। गाइस, हमारा अदर सोर्सेज वाला हेड चल रहा था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने सेक्शन 56 को डिस्कस किया है। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 ने बड़ी सिंपल सी बात कही कि जी अगर कोई भी इनकम टैक्स एक्ट में एक्सक्लूडेड नहीं है और किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी, राइट। फिर जी सब सेक्शन 2 ने हमें कुछ इनकम्स बताई जो स्पेसिफिकली इस हेड में टैक्सेबल है, और हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी इनकम्स डिस्कस करी थी। आ जाइए जी, अब कुछ और इनकम्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली इस हेड में टैक्सेबल है। हाँ जी, सम अदर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो सबसे पहली क्या है, एनी फी और कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम अ पर्सन अदर देन हिज एम्प्लॉयर। अब देखिए, जब हमने सैलरीज वाला हेड पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर एम्प्लॉई को एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप की वजह से कोई भी पेमेंट मिलती है किसी भी नाम से तो वो सैलरीज वाले हेड में कवर होती है। लेकिन अगर एम्प्लॉई को किसी और पर्सन से पेमेंट मिलती है अदर देन एम्प्लॉयर से कोई भी पेमेंट मिलती है तो हमें देखना होता है कि वेदर इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप और नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। किसी और पर्सन से पेमेंट मिल रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तब भी सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल है इफ़ इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। लेकिन इफ़ इट इज़ नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप तो उस केस में वो इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है जी। मान के चलिए मिस्टर ए ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी सीएस के पास, और ये सीएस मिस्टर ए को लेट से किसी पार्टी के पास काम के लिए भेजता है, ऑडिट के लिए भेजता है या फिर रेगुलर कंप्लाइंस के लिए भेजता है। तो जी मिस्टर एक्स के पास मिस्टर ए को भेजा जाता है। मिस्टर एक्स मिस्टर ए के काम से बहुत खुश है और मिस्टर एक्स मिस्टर ए को लेट से 500 रुपीज़ देते हैं उनके काम की वजह से। तो ये जो 500 रुपये मिल रहे हैं ये अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, अ पर्सन हु इज़ नॉट द एम्प्लॉयर, लेकिन फिर भी इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, तो ये सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर मिस्टर एक्स मिस्टर ए से पर्सनली वैसे बहुत खुश हैं, नेचर बड़ा अच्छा लगा है उनका, नॉट ड्यू टू वर्क, लेकिन वैसे नेचर बड़ा अच्छा लगा है, और मिस्टर ए को मिस्टर एक्स कोई गिफ्ट देते हैं तो वो इस हेड में कवर होगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमें देखना है कि अगर अदर देन एम्प्लॉयर से कुछ मिल रहा है तो वो ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से है तो सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल, अदरवाइज इस हेड में टैक्सेबल। एनओटी रिसीव्ड अंडर अ विल। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जी अगर आपको विल में कुछ मिलता है, इनहेरिटेंस में कुछ मिलता है, तो उसे गिफ्ट कंसिडर नहीं किया जाता, मतलब वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती। मान के चलिए दादाजी ने पोते के नाम पर एक हाउस लिख दिया, तो जी पोते को एज़ पर द विल हाउस मिलेगा दादाजी से, तो उसको हम गिफ्ट कंसिडर नहीं करेंगे एंड देयरफॉर दिस इज़ नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर दादाजी ने कहा अपनी विल में कि जी पोते को 2000 रुपये पर मंथ मिलना चाहिए मेरी प्रॉपर्टी में से, तो ये है एन्युटी पर मंथ, क्वार्टरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर, मतलब एक रेगुलर इंटरवल पर, और एन्युटी हमेशा टैक्सेबल होती है।
राइट। तो ये एनुटी जो विल में मिल रही है वो इस हेड में टैक्सेबल होगी। ऑल इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, तो वो तो हम वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट चाहे सिक्योरिटीज़ का मिले चाहे अदर देन सिक्योरिटीज़ का, वो इस हेड में टैक्सेबल होगा अगर वो किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी की बात करें, भैया उसका तो काम ही सिक्योरिटीज़ परचेज़ करना है, सिक्योरिटीज़ सेल करना है, तो वो एज स्टॉक इन ट्रेड सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर रही है, और उन सिक्योरिटीज़ के ऊपर अगर इस कंपनी को कोई इंटरेस्ट मिलता है तो वो कंपनी की बिजनेस इनकम कंसीडर की जाएगी। तो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन यहाँ पर कंसीडर की जाएगी, ना कि इस हेड में। लेकिन अगर कोई और, जैसे कि मैं कोचिंग दे रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस नहीं है सिक्योरिटीज़ में डील करना, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता हूँ और मुझे इंटरेस्ट मिलता है तो इस हेड में टैक्सेबल। इसी तरह अगर हम बैंक की बात करें, बैंक का तो बिज़नेस है पैसा लोन पर देना और इंटरेस्ट इनकम अर्न करना, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर मैं, जिसका ये काम नहीं है, मैं किसी को पैसे उधार देता हूँ, या मान के चलिए मैंने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरी इंटरेस्ट इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इस हेड में। फिर जी इनकम ऑफ टेनेंट फ्रॉम सबलेटिंग द होल और पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में हमने पढ़ा है कि अगर ओनर हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पर देता है तो ओनर को जो इनकम जनरेट हो रही है वो किस हेड में टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। लेकिन अगर मान के चलिए मिस्टर ए ओनर है जिन्होंने अपना हाउस रेंट पर दिया है मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी क्या हो गए, टेनेंट। मिस्टर बी ने वही हाउस आगे रेंट पर दे दिया मिस्टर सी को। मिस्टर बी ने वो हाउस रेंट पर लिया था 20,000 रुपीज़ पर मंथ पर, लेकिन मिस्टर सी को वो हाउस रेंट पर दे दिया 30,000 रुपीज़ पर मंथ पर। तो ये मिस्टर बी बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उसको सबलेट करके, हाउस को सबलेट करके 10,000 रुपीज़ पर मंथ की इनकम अर्न कर रहे हैं। तो मिस्टर बी की जो ये इनकम है सबलेटिंग से, वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में कवर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी इज़ नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो मिस्टर बी की ये इनकम किस हेड में कवर होगी, इस हेड में, अदर सोर्सेज में। ठीक है जी। फिर रेम्यूरेशन रिसीव्ड बाय अ टीचर और लॉयर फॉर डूइंग एग्जामिनेशन वर्क। अब अगर मान के चलिए मैं किसी यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ और एज़ पर माई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे ही पेपर बनाना है बच्चों का और मुझे ही पेपर चेक भी करना है। तो जी अगर मान के चलिए मेरी नॉर्मल सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ और मुझे साथ में 2,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे ही एग्ज़ाम्स चेक भी करने, मतलब पेपर चेक भी करने और मुझे ही पेपर बनाने हैं, तो भैया ये तो पार्ट ऑफ सैलरी है ना, ड्यू टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में ये 2,000 रुपये सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर ये काम मेरी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुझे सिर्फ टीच करना था, राइट, लेकिन मुझे अलग से ये काम दे दिया जाता है जिसके लिए मुझे अलग से पे भी किया जाता है, तो उस केस में मैं ये नहीं कह सकता ना कि इट इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, क्योंकि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप की वजह से नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से कितनी इनकम जनरेट हो रही थी, 20,000, क्योंकि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग मेरा काम सिर्फ टीच करना था। ये तो अलग से काम दिया गया मुझे जिसके लिए अलग से पेमेंट दी गई, तो उस केस में ये इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल नहीं है। फिर जी इनकम ऑफ रॉयल्टी अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो। डायरेक्टर्स सिटिंग फ़ी, अब देखिए आपको पता है कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, एक तो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, एक नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स सिंपल सी टर्म में जो कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर। तो जो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी है
अगर मैं कहूँ कि जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये कंपनी के एम्प्लॉई होते हैं, परमानेंट एम्प्लॉई। ठीक है, तो जी इनको दो चीज़ें मिलती है, एक तो सैलरी, क्योंकि ये होल टाइम बेसिस पर कंपनी के साथ एंगेज्ड है, प्लस ये डायरेक्टर भी है तो इनको सिटिंग फ़ी भी मिलती है। सिटिंग फ़ी का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग अटेंड करने के लिए जो फ़ी मिल रही है। तो जी सैलरी किस हेड में टैक्सेबल है? कहता है सैलरी इज़ ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। किस हेड में टैक्सेबल है? सैलरीज वाले हेड में। लेकिन जो ये सिटिंग फ़ी है वो किस हेड में टैक्सेबल है? कहता है अदर सोर्सेज में। इसी तरह अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात करें, मतलब अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो भैया इनको तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करनी होती है, तो इनको क्या मिलती है? सिर्फ सिटिंग फ़ी। और ये सिटिंग फ़ी किस हेड में टैक्सेबल होती है? कहता है जी अदर सोर्स में। हाँ जी, डायरेक्टर्स कमीशन फॉर गिविंग बैंक गारंटी टू बैंक। अब देखिए, अगर मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कंपनी को लोन चाहिए, कंपनी बैंक के पास जाती है, बैंक कहता है जी गारंटी क्या है, हमें तो किसी की पर्सनल गारंटी चाहिए। तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को अप्रोच करती है कि आप कंपनी के बिहाफ पर अपनी गारंटी दीजिए। तो अगर डायरेक्टर्स गारंटी दे रहे हैं, मतलब बड़ी लाइबिलिटी रहती है सर पे कि अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया बैंक को तो डायरेक्टर्स को अपनी जेब से देना पड़ेगा। उसके लिए डायरेक्टर्स कमीशन चार्ज करते हैं। तो वो कमीशन किस हेड में टैक्सेबल है? इस हेड में, क्योंकि वो कमीशन ना तो ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है, राइट, वो कमीशन इस हेड में टैक्सेबल है। डायरेक्टर्स कमीशन फॉर अंडर राइटिंग शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी। अगर मान के चलो नई कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है और कंपनी को लगता है कि हो सकता है कि पब्लिक सारे शेयर्स परचेज ना करे, हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज ना कर पाए, तो कंपनी अपने डायरेक्टर्स को अप्रोच करती है कि अगर कुछ शेयर्स पब्लिक ने परचेज़ नहीं करे तो वो शेयर्स आप परचेज़ कर लेना। डायरेक्टर्स कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर राइटर्स कमीशन चाहिए हमें। तो वो कमीशन किस हेड में टैक्सेबल है? इस हेड में। फिर जी ग्रेचुटी, अच्छा इन दोनों केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है या नॉन एग्जीक्यूटिव, चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मिल रही है कमीशन या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, दोनों ही केस में कमीशन इस हेड में टैक्सेबल। फिर जी ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर हु इज़ नॉट द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ग्रेचुटी मिल रही है, भैया ग्रेचुटी तो एम्प्लॉई को मिलती है ना, और जब एम्प्लॉई को मिलती है तो सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से कंपनी अपने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ग्रेचुटी पे कर रही है, नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब हु इज़ नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो फिर वो ग्रेचुटी इस हेड में टैक्सेबल होगी, बिकॉज दैट इज़ नॉट ड्यू टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो किसी भी रिफ़ंड के केस में अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मान के चलिए कि मैंने इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर दिया था, एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर दिया था जिसका मुझे रिफ़ंड मिलना था, पर टाइम पर रिफ़ंड नहीं मिला, इसके लिए मुझे इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट इस हेड में टैक्सेबल। फिर जी रेंट ऑफ लैंड नॉट अपरटेनेंट टू एनी बिल्डिंग। हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में हमने पढ़ा था कि ये हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में सिर्फ वही रेंटल इनकम टैक्सेबल है जो कि बिल्डिंग से जनरेट होती है या फिर बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड से जनरेट होती है। स्टैंड अलोन लैंड से जो इनकम जनरेट होती है, रेंटल इनकम कह लीजिए, वो रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल नहीं होती। स्टैंड अलोन लैंड का मतलब जो लैंड बिल्कुल अलग है, बिल्डिंग से हट के है, तो हम क्या कह रहे हैं? स्टैंड अलोन लैंड। तो जी अगर स्टैंड अलोन लैंड से मान के चलिए मैंने अपना प्लॉट बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं बना हुआ, मैंने अपना प्लॉट रेंट पे दे दिया अपने पड़ोसी को,
और मेरा पड़ोसी उसके ऊपर अपनी कार खड़ी करता है, भैया 3-4 कार है मेरे पड़ोसी के पास, तो पार्किंग प्रॉब्लम आती है, तो उसने सोचा कि मेरा प्लॉट रेंट पर ले ले। तो ये प्लॉट क्या है? स्टैंड अलोन लैंड, राइट, अलग से है, बिल्डिंग का पार्ट नहीं है। तो इस प्लॉट से जो रेंटल इनकम आएगी वो रेंटल इनकम इज़ टैक्सेबल इन दिस हेड। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब जी अगर मान के चलिए आप लेट्स से यूएसए में एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट कर रहे हैं और आप इंडिया में आरओआर हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो भैया वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। यूएसए में जो एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट कर रहे हैं वो भी इंडिया में टैक्सेबल है, और उस एग्रीकल्चरल इनकम को इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम कंसिडर नहीं किया जाता। इंडिया में जो आप एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे ही एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर किया जाएगा और वो ही एग्जम्प्टेड है। आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इंडिया में उसे एग्रीकल्चरल इनकम कंसीडर नहीं किया जाता, वो टैक्सेबल होती है। किस हेड में? अदर सोर्सेज में, क्योंकि ना तो ये बिजनेस है और ना ये कैपिटल गेन है, राइट। इनकम फ्रॉम लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो जी अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम होती है तो किस हेड में टैक्सेबल है? इस हेड में। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल्स। वो होते हैं ना फ्रीलांसर्स या फिर जो कि जर्नल्स में मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, तो कुछ अच्छा सा आर्टिकल मिला, बना लिया, तो जी वो मैगज़ीन वालों को अप्रोच करते हैं कि हमारे पास एक अच्छा आर्टिकल है, अगर आप इसको अपनी मैगज़ीन में छापना चाहे तो, जिसके लिए वो लोग पेमेंट लेते हैं, पैसे लेते हैं, राइट। तो वो कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय नहीं है, वो तो इंडिविजुअली लिखते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ छापने लायक चीज़ हमने लिख दी है तब वो अप्रोच करते हैं, राइट। तो एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर वाला रिलेशन नहीं होता उस केस के अंदर, तो रेम्यूनरेशन उस केस में इस हेड में टैक्सेबल है। अगर जर्नलिस्ट का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन है, जो भी जर्नल ओनर है या मैगजीन ओनर है उसके साथ, तो फिर सैलरीज वाले हेड में टैक्सेबल है। हाँ जी, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज। अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज का मतलब जो सोर्सेज आपने डिस्क्लोज नहीं करे, आपके पास इनकम तो पाई गई लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि वो इनकम आपके पास आई कहाँ से। जैसे कि सेक्शन 68, 69, 69A, 69C, 69D इनमें दे रखी है। तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का मतलब जो अनडिस्क्लोज्ड सोर्स का मतलब जहाँ आपके पास इनकम तो है, 10 लाख रुपए पाए गए, बट एक्सप्लेनेशन ये आए कहाँ से। भैया एक्सप्लेनेशन हो या ना हो, इनकम तो कंसिडर की जाएगी, और इनकम कंसिडर की जाएगी तो टैक्स भी पे करना है, और टैक्स पे करना है तो किस हेड में? कहता है अदर सोर्सेज में। फिर जी इंश्योरेंस इनकम। कोई भी अगर आपको इंश्योरेंस की वजह से इनकम जनरेट हो रही है तो कहाँ टैक्सेबल है? इस हेड में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, अगेन इंटरेस्ट तो कहाँ पर टैक्सेबल है? इस हेड में, अगर वो बिजनेस नहीं है तो। ठीक है जी, तो ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है। अगेन दोबारा कह रहा हूँ, जो भी सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 ने कहा, जो भी यहाँ पर हमने पढ़ा, ये एक इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है। उसके अलावा भी अगर कोई और इनकम है जो कि स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट से एक्सक्लूडेड नहीं है और किसी और हेड में कवर नहीं हो रही, तो वो इनकम इस हेड में कवर की जाएगी, इस हेड में टैक्सेबल है। हाँ जी, कैजुअल इनकम, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कैजुअल इनकम का मतलब विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, राइट, जुआ, सट्टा, किस्मत आजमाना, जहाँ पर बेसिकली ना तो कोई मैनुअल वर्क करना है, ना कोई स्किल एप्लीकेबल है, सब कुछ किस्मत के ऊपर है। ठीक है जी, तो वो कवर की गई है यहाँ पर। तो हम इसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थोड़ी सी टैक्स ट्रीटमेंट इसकी डिफरेंट है बाकी इनकम से। सबसे पहली चीज़ तो आपको दिमाग में रखना है कि ऐसी कोई भी इनकम अगर आप जनरेट करते हो तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। उस इनकम को जनरेट करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया भी है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड, उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है। तो जी मिस्टर आलू,
पक्के जुआरी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि हाँ क्लास है बंदे का जुआ खेलने में, बैटिंग करते हैं। और जी खर्चा भी होता है। कैसे खर्चा होता है कि जब ये जुआ खेलते हैं, टिकट परचेज़ करते हैं, लेट्स से 1,000 रुपये की टिकट परचेज़ करी। अब जी 1,000 रुपये की टिकट परचेज़ करने पर अगर ये जीत जाते हैं तो इनको 10,000 रुपये मिलते हैं। तो इन्होंने 4 बार टिकट परचेज़ करी, कितने का खर्चा हुआ? 4,000 रुपये का। और एक बार इनकी लॉटरी लग भी गई तो पैसे कितने मिले? 10,000। तो जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले इनके पास आए कि लाओ जी ये 10,000 पर टैक्स पे कीजिए। इन्होंने कहा भैया 10,000 क्यों है इनकम तो 6,000 है, 4,000 तो मेरा खर्चा हो गया, लॉटरी परचेज़ करनी पड़ी ना टिकट। इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया ऐसी इनकम के खर्चे अलाउड नहीं हैं, क्योंकि हम तो डिस्करेज करना चाहते हैं कि लोग ऐसी एक्टिविटी करें ही ना, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी की वजह से इंडिया की प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। भाई एक जना जीतता है, एक जना हारता है, कुछ प्रोडक्शन तो ही नहीं, इनफैक्ट आदमी प्रोडक्टिविटी से दूर जाता है। तो इसलिए इस टाइप की इनकम के ऊपर कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड नहीं है। जितनी भी इनकम होगी उस पूरी इनकम पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ तो जुआरी क्या कहेगा कि जी 10,000 रुपये जीते हैं मैंने, लेकिन वो जीतने के लिए दारू पीनी पड़ी, उल्टे सीधे काम करने पड़े तो उसका डिडक्शन दे दो। कहता है जी नथिंग डूइंग, इस टाइप की इनकम की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड नहीं है, राइट। तो नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस इन कनेक्शन विद दीज इनकम शैल बी अलाउड टू द असेसी। लॉटरी का मतलब तो आपको पता है क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं होता। कार्ड गेम हो गया हमारे पास, या फिर अदर गेम, जैसे टीवी पे आजकल कुछ शोज़ चलते हैं ना, या कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं जहाँ पर बेसिकली प्राइज़ की ऑफ़र दी जाती है, राइट। तो वो भी यहीं पर कवर हो रही है, वो इनकम भी यहाँ पर कवर हो रही है। हाँ जी, टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, अच्छा कार्ड रेस, अच्छा कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स कितना पे करना है? कहता है जी फ्लैट 30%। कितना टैक्स पे करना है? फ्लैट 30%। ना तो कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड है, और टैक्स भी कितना पे करना है? फ्लैट 30%, प्लस अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो प्लस सेस भी पे करना है, राइट। इनफैक्ट टीडीएस काट लिया जाता है, मतलब टैक्स कटकर ही सामने वाले को इनकम मिलती है। तो जी टीडीएस के क्या रेट्स एप्लीकेबल है? कहता है जी द रेट ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ दीज इनकम इज़ 30%। तो फ्लैट वो जो टैक्स पे करना है उसका टीडीएस कट के ही इनकम मिलती है। इफ़ द इनकम एक्सीड्स 5,000 रुपीज़ इन केस ऑफ विनिंग्स फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, और 10,000 रुपीज़ इन केस ऑफ लॉटरी इनकम। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? पहली चीज़ याद रखनी है कि कैजुअल इनकम के केस में कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड नहीं है, राइट। दिमाग मत लगाना कि यार ये तो जेन्युइन एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ये तो वो होना चाहिए। जब मैंने क्लियर कट कह दिया कि इवन लॉटरी की टिकट परचेज कर रहे हो उसका एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है, तो किसी तरह की कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है कैजुअल इनकम के केस में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टैक्स रेट क्या है? कहता है फ्लैट 30%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान के चलिए कि मेरी 5,00,000 रुपए की इनकम है, इस 5 में से 3,00,000 रुपए की इनकम मेरी सैलरीज़ वाले हेड में है, और 2,00,000 रुपए की इनकम मेरी कैजुअल इनकम है, बैटिंग से, जुए से, या जो टीवी प्रोग्राम्स में कहते हैं ना कि जीतो, इस चीज़ का जवाब दो तो जीतोगे, तो वहाँ से, या आजकल तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति और ये और वो, राइट। तो वो सारी इनकम इस हेड में टैक्सेबल है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है वो सारी इनकम। तो जी 30% फ्लैट। बाकी इनकम के ऊपर कहता है आप इंडिविजुअल हो तो आप एज इंडिविजुअल अपनी टोटल इनकम निकाल लीजिए, इसको छोड़कर, इसके ऊपर तो आपको 30% देना है। तो बाकी इनकम के ऊपर एज़ पर इनकम टैक्स लो, लेकिन इसके ऊपर 30%। तो मैं इंडिविजुअल हूँ तो स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इस इनकम के ऊपर, इसके ऊपर तो फ्लैट 30%, बात ख़त्म,
ठीक है। उसके अलावा ये सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो, और उसके अलावा सेस अगर एप्लीकेबल है, और सेस तो पे करना ही पड़ेगा, एप्लीकेबल क्या। तो जी तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि टीडीएस कटता है। लेकिन टीडीएस किस केस में कटता है, कहता है या तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, जुआ खेलते हैं ना हॉर्स रेस पर भी, तो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा की विनिंग है तो जी 5,000 रुपये अगर आप हॉर्स रेस में जीतते हैं जुआ खेल के, तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। द आंसर इज़ नो। 5,000 से कम है तो टीडीएस कटेगा। द आंसर इज़ नो। आपको पूरे पैसे मिलेंगे, हाँ बाद में आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। अगर 5,000 से ज़्यादा जीतते हो तो टीडीएस कटेगा। द आंसर इज़ यस। मतलब आपको वो पैसे टीडीएस कट कर ही मिलेंगे, ठीक। इसी तरह लॉटरी के केस में 10,000 से ज़्यादा अगर इनकम है तो टीडीएस कटेगा, अगर 10,000 से कम इनकम है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और टीडीएस का रेट भी पूरा है, जितना टैक्स पे करना है वो पूरा, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि यू वॉन लेट्स से 10,000 रुपीज़ फ्रॉम अ रेस विच इज़ नॉट अ हॉर्स रेस, तो फ्रॉम अ रेस, जैसे मान के चलिए कि आपने कहीं पार्टिसिपेट किया है किसी रेस में, आप खुद भाग रहे हैं, घोड़े नहीं भाग रहे, आप खुद भाग रहे हैं, और वहाँ पर आपको प्राइज़ मिला है 10,000 रुपीज़ का, तो वो अलग रेस है, अदर देन हॉर्स रेस है वो, तो टीडीएस कटेगा। आंसर इज़ नो, वो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा, राइट। लेकिन उस पर भी टैक्स कितना पे करना है, 30%। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो अमाउंट दे रखी है वो आफ्टर टीडीएस दे रखी है या फिर नेट अमाउंट दे रखी, ग्रोस अमाउंट दे रखी है। आफ्टर टीडीएस दे रखी है तो इसका मतलब नेट, भाई टैक्स तो पहले ही काट लिया 30% सामने वाले ने, मेरे हाथ में क्या आया, राइट। तो आफ्टर टीडीएस दे रखी है तो इसका मतलब नेट। लेकिन अगर ग्रोस दे रखी है तो इसका मतलब अभी टैक्स नहीं कटा। यहाँ पर हमें ग्रोस करना पड़ता है, और ये तो ऑलरेडी ग्रोस है तो ग्रोस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मान के चलिए कि मैंने हॉर्स रेस में 1,00,000 रुपीज़ विन करे थे, और हमारा लॉ कहता है कि अगर आप हॉर्स रेस में 5,000 रुपये से ज़्यादा जीत रहे हैं तो सामने वाला पैसे काट कर ही आपको पैसे देगा। तो जी मुझे एक्चुअल में कितने मिले, 70,000 रुपये। मुझे 1,00,000 नहीं मिले, 30% पहले ही काट लिया गया, मुझे हाथ में कितना आया, 70,000 रुपये। तो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जाएगा कि यू रिसीव्ड 70,000 रुपीज़, ठीक है। अब जी मुझे इसे ग्रोस करना है, क्योंकि एक्चुअल में मेरी इनकम क्या है, 1,00,000, 70,000 नहीं है मेरी इनकम क्या है एक्चुअल में, 1,00,000। तो टोटल इनकम को देखने के लिए मुझे ग्रोस करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया गया कि जी आपको 4,000 रुपये आप जीते हॉर्स रेस में, तो मुझे पता है कि अगर 5,000 रुपये या उससे कम पैसे जीतूंगा तो उसके ऊपर टीडीएस कटे बिना मुझे पैसे मिलेंगे, मतलब मुझे पूरे 4,000 ही मिलेंगे, ठीक। तो इस केस में ऑलरेडी 30,000 रुपये मेरे नाम का टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। इस केस में मेरे नाम का कोई टैक्स गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचा है, टैक्स दोनों ही केस में पे करना है। तो इस केस में मैं कहूँगा जी मेरी इनकम थी 1,00,000 रुपये, 30,000 रुपये ऑलरेडी टैक्स मुझसे लेकर गवर्नमेंट को दिया जा चुका है। इस केस में मैं कहूँगा कि मेरी इनकम थी 4,000 रुपये, लेकिन अभी तक इसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया, तो जी 30% मुझसे टैक्स आप ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको देखना है कि ग्रोस करने की ज़रूरत है अमाउंट को या ग्रोस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आपको ये टीडीएस के रेट्स पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो इफ़ द एसएससी रिसीव्स नेट अमाउंट मीन्स अमाउंट ऑफ टोटल इनकम लेस टीडीएस, देन सच नेट अमाउंट शैल बी ग्रोस्ड अप टू फाइंड आउट द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। तो ग्रोस अप कैसे करेंगे, कहता है नेट अमाउंट कितनी मिली, 70,000, टीडीएस कितना कटा, हमने कहा जी 30%, तो जी 100 माइनस 30, तो क्या आ गया हमारे पास, इंटू में 100 करना है, तो क्या आ गया हमारे पास,
तो ग्रोस अप कैसे करना है? तो आपको दिमाग में रखना है टोटल इनकम 1 लाख है, 70,000 ही, ऑल दो आपने रिसीव कितने करें 70,000। क्यों? क्योंकि सोर्स पर ही आपसे टैक्स ले लिया गया था, जहाँ से आपने पैसे जीते थे वहीं पर 30,000 रुपये काट लिए गए थे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दिए गए थे। आपको टीडीएस की स्लिप मिल गई थी, तो आपको गवर्नमेंट को स्लिप दिखानी है कि जी 1 लाख रुपये मेरी इनकम है, मैंने मान लिया, लेकिन 30,000 रुपये ऑलरेडी मेरे नाम के आपके पास आ चुके हैं। तो ये देखना है कि ग्रोसअप करने की ज़रूरत है या नहीं है, राइट। हाउएवर द फॉलोइंग इनकम आर नॉट चार्जेबल एज कैजुअल इनकम अंडर दिस हेड। कौन सी? कहता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी हेल्ड एट एज स्टॉक इन ट्रेड। मान के चलिए मैं लॉटरी खेलता नहीं हूँ, मैं तो लॉटरी लगाता हूँ, तो मेरा टिकट काउंटर है, मैं टिकट बेचता हूँ लॉटरी की, ठीक। आप खेलते हैं, अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो आपके लिए वो इनकम क्या है? कैजुअल इनकम। लेकिन मैंने 100 टिकट्स आगे से गवर्नमेंट से परचेज़ की थी, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ की थी 100 टिकट्स बेचने के लिए। 70 टिकट बिक गई, 30 टिकट्स नहीं बिकी। वो 30 टिकट्स किसकी है? मेरी है भाई, मैंने तो डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दे दिए, अब वो टिकट्स किसकी है? मेरी है। लक की बात है कि जो मतलब मेरे पास 30 टिकट्स थी, उन्हीं में से लॉटरी लग गई। जो बेची थी उनको लॉटरी नहीं लगी, बल्कि जो मेरे पास एज स्टॉक इन ट्रेड रह गई थी, लॉटरी लग गई। तो जी अब ये वाली जो इनकम है वो कैजुअल इनकम है? द आंसर इज़ नो। क्यों? स्टॉक इन ट्रेड से इनकम जनरेट हो रही है, उसे कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जा सकता, राइट। फिर जी इनकम ऑफ जॉकी। जॉकी मतलब जो घोड़े पे बैठ के बेचारा घोड़े को भगाता है। आप घोड़े पर पैसा लगा रहे हैं, आपकी कोई स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन सा घोड़ा जीतेगा, आप जुआ खेल रहे हैं। लेकिन वो जो जॉकी बेचारा घोड़े पर बैठा है, वो जुआ नहीं खेल रहा, वो मेहनत कर रहा है, वो घोड़े को भगा रहा है। तो अगर जॉकी की कोई भी इनकम जनरेट होती है तो उसे कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट। फिर विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली। अगर मोटर कार रैली से कोई भी आपको इनकम जनरेट होती है, विनिंग जनरेट होती है, तो उसे भी कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कैजुअल इनकम कंसीडर करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? कहता है जी जब कैजुअल इनकम कंसीडर किया जाएगा तो उसे अलग से उठा के रख दिया जाएगा और उसके ऊपर 30% टैक्स। अगर कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा तो बाकी इनकम का पार्ट बनेगा और उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। एक बार दोबारा बताता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अगर इनकम नॉर्मल है, अदर देन कैजुअल लिखता हूँ मैं, तो जी इसके ऊपर नॉर्मल वे में टैक्स पे किया जाएगा। जैसे कि मान के चलिए मेरी सैलरीज़ वाले हेड में इनकम थी, जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो 2 लाख रुपीज़। फिर जी हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में भी मेरी इनकम थी 1 लाख रुपीज़। फिर जी अदर सोर्सेज वाले हेड में भी मेरी इनकम थी 1 लाख रुपीज़। ये जो अदर सोर्सेज वाले हेड में इनकम थी 1 लाख, ये कैजुअल इनकम नहीं थी, तो जी मैं टोटल इनकम लेके चल रहा हूँ 4 लाख। फिर जी अदर सोर्सेज वाले हेड में मेरी कैजुअल इनकम भी थी, कितनी? 3 लाख रुपीज़। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपीज़ है, मैं कहूँगा कि भैया मेरी 4 लाख रुपए नॉन कैजुअल इनकम है, 3 लाख रुपए कैजुअल इनकम है, जिसके ऊपर मुझे 30% फ्लैट रेट पर टैक्स पे करना है। अब जी इस 4 लाख पर तो मैं कहूँगा भैया इस 4 लाख के केस के अंदर मैं एज़ पर स्लैब रेट जाऊँगा, मैं एज़ पर स्लैब रेट जाऊँगा। तो जी पहले मैं ग्रॉस टोटल इनकम निकालूँगा, फिर डिडक्शन क्लेम करूँगा ग्रॉस डिडक्शन में से, फिर उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम आएगी उसके ऊपर एज़ पर स्लैब रेट टैक्स पे करूँगा। लेकिन इस केस में मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, डायरेक्ट मुझे 30% टैक्स पे करना है, ऊपर से सरचार्ज इफ़ एप्लीकेबल, ऊपर से सेस, राइट। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो कैजुअल इनकम कौन कौन सी है?
दोबारा से, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉस वर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम्स, या जो टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर पैसे जितवाते हैं, सवाल बताओ पैसे कमाओ, राइट, या फिर एसएमएस भेजो पैसे कमाओ, तो वो सब कैजुअल इनकम में कंसीडर किया जाता है। लेकिन किसको कैजुअल इनकम में कंसीडर नहीं किया जाता? कहता है जी जो बेचारा खुद लॉटरी बेच रहा है, अगर उसके पास जो लॉटरी एज टोकन ट्रेड पड़ी हुई है, वो लॉटरी टिकट की लॉटरी लग जाती है, तो फिर उसे कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहाँ पर चार्जेबल है? ठीक है, जो कि बेचारा अपनी स्किल्स यूज़ करके मेहनत करके कमा रहा है, उसकी कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी। कहाँ पर चार्जेबल है? विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली, कहता है जी इसको कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा, ऑल्दो कहाँ पर टैक्सेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आ जाइए जी। डिडक्शंस, अब जी इनकम जनरेट हुई है तो डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है इस हेड में? कहता है अगर आप डिविडेंड इनकम जनरेट कर रहे हो तो उसको रिसीव करने के लिए अगर आपका कुछ एक्सपेंस हुआ है तो उस एक्सपेंस की डिडक्शन ले सकते हो। जैसे मान के चलिए किसी फॉरेन कंपनी से मुझे 10,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है, तो मैंने अपने बैंक को ही मैंडेट दे दी थी कि मेरा बैंक मेरे बिहाफ पर इसको रिसीव कर लेगा, राइट। बैंक ने मुझसे 1% कमीशन चार्ज करी मेरा ये काम करने की, तो मैं इस 1% जो कमीशन बैंक ने चार्ज की, मतलब 100 रुपये जो बैंक ने चार्ज किए, मैं इसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे किसी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला है तो वो तो मेरे हाथ में एग्जम्प्टेड है। जब हम डिविडेंड का टैक्स ट्रीटमेंट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास पूरी ही टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड है, तो आपको ये पॉइंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों लिखा हुआ है, अदर देन डिविडेंड रेफर टू इन सेक्शन 115 ओ क्यों लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ वर्ड फॉरेन कंपनी क्यों यूज़ किया है, राइट। तो कुल मिला के कह रहा है जी डिडक्शन ऑफ एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेम्यूरेशन टू अ बैंकर or any other person for the purpose of realizing such dividend or interest on behalf of the assessee। ठीक है जी। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ अगेन, अगर मैंने अपने बैंकर को या किसी और पर्सन को ऑथराइज़ किया कि मेरे बिहाफ पर आप मेरा इंटरेस्ट रिसीव कर लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इंटरेस्ट के लिए धक्के खाऊंगा, और वो मुझसे कमीशन चार्ज कर रहे हैं या कुछ पैसा ले रहे हैं, तो मैं उसका डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। फिर जी ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉई की सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट काटा जाता है एम्प्लॉयर के पास जाता है, फिर जी वो एम्प्लॉयर को डिपॉजिट करवाना होता है कहाँ? प्रोविडेंट फंड अकाउंट में ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉयर डिपॉजिट नहीं करवाता तो वो एम्प्लॉयर की इनकम कंसिडर की जाती है, लेकिन जब एम्प्लॉयर वो पैसा डिपॉजिट करवा देता है तो एम्प्लॉयर उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। फिर जी फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन क्या होती है? कहता है एम्प्लॉई की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ को या जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है उनको पेंशन मिल रही है। जब उनको पेंशन मिल रही है तो उनके और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। भाई एम्प्लॉई की वाइफ के और एम्प्लॉयर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय की डेथ के बाद वाइफ को पेंशन मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे? फैमिली पेंशन, फैमिली मेम्बर को पेंशन मिल रही है, राइट। तो आपको जो भी फैमिली पेंशन मिलती है उसमें से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो इक्वल टू 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ सच इनकम, और 15,000 विच एवर इज़ लेस। मान के चलो 5,000 रुपीज़ पर मंथ फैमिली पेंशन मिलती है, तो जी 12 महीने के नाम की कितनी होगी? 60,000 इनकम हो गई। तो इसमें से डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं? कहता है जी 60,000 में से या तो 1/3 ऑफ 60,000 20,000, या फिर मैक्सिमम कितना 15,000 विच एवर इज लेस लिखा हुआ है ना, तो डिडक्शन कितना क्लेम कर सकते हैं? 15,000 विच एवर इज लेस, तो 45,000 शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, फिर एक हमारे पास है कंपनसेशन वाला केस।
अगर कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन पर इंटरेस्ट मिलता है तो वो इस हेड में टैक्सेबल हम पढ़ चुके हैं, उसमें से फ्लैट 50% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगी, फ्लैट 50% डिडक्शन। यहाँ पर ये चीज़ क्यों कही गई? कहता है जी कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो बेसिकली मज़दूर को, बेचारों को, मतलब गरीब आदमियों को मिल रहा है जिनकी लैंड एक्वायर कर ली गई है, राइट। तो इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन दे दी गई है। हाँ जी, अगर आपको कंपोजिट रेंट मिलता है क्योंकि बिल्डिंग के साथ साथ आपने मशीन, प्लांट या फर्नीचर भी हायर कर दिया, या आपका काम सिर्फ मशीन, प्लांट या फर्नीचर रेंट पर देना है, तो वहाँ से जो रेंट मिलता है उस रेंट में से भैया मशीन अगर मैं रेंट पर दे रहा हूँ, प्लांट अगर मैं रेंट पे दे रहा हूँ, फर्नीचर अगर मैं रेंट पे दे रहा हूँ सामने वाले को, सामने वाला 1 साल यूज़ करता है, मुझे वापस दे देता है, तो मान लिया मुझे 20,000 रुपये की रेंटल इनकम हो रही है, लेकिन मेरी एसेट्स की वैल्यू भी तो घट रही है, राइट। तो जो टूट फूट हुई है, जो मुझे उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ा था एसेट्स का, जो डेप्रिसिएशन है, उसके नाम की डिडक्शन तो बनती है ना। अगर मान के चलो कि डेप्रिसिएशन, टूट फूट मतलब रिपेयरिंग एक्सपेंस है या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो मिलाकर अगर 10,000 रुपये मेरी जेब से जा रहे हैं, तो एक्चुअल में तो मुझे क्या बच रहे हैं, 10,000 रुपये। तो कहता है वो डिडक्शन अलाउड है। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग in the nature of capital expense laid out or expended wholly or exclusively for the purpose of making or earning such income। तो बट ऑब्वियसली बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन अलाउड नहीं होती, कैपिटल एक्सपेंडिचर के केस में तो डेप्रीशिएशन अलाउड होती है। लेकिन अगर कोई और एक्सपेंडिचर है विच इज़ एक्सक्लूसिवली, विच इज़ होली डन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग और अर्निंग इनकम, उसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पर डिडक्शंस बताई हुई है उसके अलावा और कोई डिडक्शन इस हेड में अवेलेबल नहीं है। दोबारा से, डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, उस केस में क्या डिडक्शन अलाउड है भाई? वो डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करने के नाम का आप अपने बैंकर को या किसी और पर्सन को कमीशन दे रहे हो या रेम्यूनरेशन दे रहे हो, उसकी डिडक्शन अलाउड है। फिर जी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड अकाउंट में डिपॉजिट करवा देता है, तो पहले जो इस एम्प्लॉयर की इनकम कंसिडर की गई थी, अब वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। फिर जी फैमिली पेंशन के केस में हमने पढ़ा कि 1/3 और 15,000 विच एवर इज लेस, फ्लैट डिडक्शन। फिर जी कंपनसेशन, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या एनहेंस्ड कंपनसेशन के केस में हमने पढ़ा फ्लैट डिडक्शन 50%, ठीक। फिर ये मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर के केस में हमने पढ़ा कि भैया सामने वाला जो लेट आउट कर रहा है इन चीज़ों को, वो इंश्योरेंस करवा के लेट आउट करेगा, सामने वाला यूज़ करके वापस देगा, तो भैया रिपेयर भी करवानी पड़ेगी। उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी होता है, तो इन सब चीज़ों की डिडक्शन क्लेम करना अलाउड है। अब जी कौन कौन सी डिडक्शन क्लेम करना अलाउड नहीं है? सेक्शन 58। 56 ने बताया इनकम क्या है जो इस हेड में टैक्सेबल है। 57 ने बताया क्या डिडक्शंस अलाउड है। 58 बता रहा है क्या डिडक्शंस अलाउड नहीं है, राइट। तो जी सब सेक्शन 1 ने बड़ी सिंपल सी बात कही, कहता है अगर आप इनकम जनरेट करने के लिए, अर्न करने के लिए कोई भी पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हो तो वो एक्सपेंस अलाउड नहीं है। घर से ऑफिस तक जाना, ऑफिस से घर वापस आना, या इंटरेस्ट आया है आपके अकाउंट में तो घर से बैंक तक जाना, बैंक से वापस घर आना, उसे आप एक्सपेंस नहीं कह सकते, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, राइट। तो किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउड नहीं है। फिर जी मान के चलिए कि आप आउट ऑफ इंडिया, मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये भाई साहब कहाँ रहते हैं? इंडिया में, और ये भाई साहब कहाँ रहते हैं? यूएसए में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लोन लिया हुआ है, तो जी मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या देते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है। अब जी मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए अर्न किए और इनकम टैक्स वालों को कहा कि भैया मैंने लोन लेकर बिजनेस किया था या मैंने लोन लिया था इस इनकम को अर्न करने के लिए,
और मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 1 लाख, तो मुझे इसकी डिडक्शन चाहिए। कहता है अलाउड है। जब हम पैसा उधार लेते हैं इनकम को जनरेट करने के लिए, तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम उसकी डिडक्शन अलाउड है। ठीक। इनकम टैक्स वालों ने कहा कि भैया आपने ये जो इंटरेस्ट पे किया है ये एक नॉन रेजिडेंट को पे किया है, आउटसाइड इंडिया पे किया है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम क्या है इंटरेस्ट का? इंडिया। भाई वो पैसा यूज़ कहाँ हुआ है? इंडिया में। इंटरेस्ट जनरेट कहाँ हुआ है? इंडिया में। तो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी तो टैक्स कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया में। क्या मिस्टर बी इंडिया में टैक्स पे करने आएंगे इस 10,000 पे? द आंसर इज़ नो। कोई वो उठ के थोड़ी ना आएंगे कि हाँ जी मुझे आपकी कंट्री से 10,000 रुपये की इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हुई है, तो उस इनकम पे मैं टैक्स पे करने के लिए स्पेसिफिकली इंडिया में आया हूँ। तो लॉ ने कहा कि भैया ये मिस्टर ए की जिम्मेदारी है कि जब वो मिस्टर बी को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस काट ले। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट टीडीएस काट ले, और टीडीएस काटने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब इस इंटरेस्ट का टीडीएस काट ले, और टीडीएस काटने के बाद जो पैसा बनता है वो मिस्टर बी को दे, और ये टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा करवा दे। तो गवर्नमेंट को मिस्टर बी की ज़रूरत ही नहीं कि मिस्टर बी हमें टैक्स पे करने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मिस्टर ए ने ये टीडीएस नहीं काटा तो गवर्नमेंट मान के चलेगी कि मिस्टर ए ने ये इंटरेस्ट दिया ही नहीं मिस्टर बी को, और फिर मिस्टर ए इस इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। तो एनी इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया। चार्जेबल अंडर दिस एक्ट का मतलब जिसके ऊपर टैक्स पे करना चाहिए इस एक्ट में। विच इज़ पेएबल आउटसाइड इंडिया, तो मिस्टर बी को दिया ना इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, ऑन विच टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स। क्लियर है। इसी तरह मान के चलिए कि एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब इंडिया में तो है ही है और यूएसए में भी कंपनी बिजनेस कर रही है। तो जी कंपनी ने यूएसए में एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं। अब कंपनी इनको एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करती है, आउटसाइड इंडिया पे करती है। तो जी ये कंपनी की ड्यूटी है कि जब आउटसाइड इंडिया सैलरी पे कर रही है तो उस सैलरी पर टीडीएस काट कर इंडिया में डिपॉजिट करवाए, टैक्स डिपॉजिट करवाए इंडिया में। अगर कंपनी इस एम्प्लॉय की सैलरी पर टीडीएस काट कर इंडिया में डिपॉजिट नहीं करवा रही तो ये एम्प्लॉय तो इंडिया में टैक्स पे करने आएगा नहीं कि हाँ जी मुझे इंडिया की वजह से, इंडिया की एंटिटी की वजह से सैलरी इनकम जनरेट हो रही है तो मैं टैक्स पे करने आया हूँ इंडिया में। बिल्कुल नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट को तो टैक्स मिला ही नहीं। गवर्नमेंट कहेगी जब हमें टैक्स नहीं मिला तो हम मान के चल रहे हैं आपने सामने वाले को सैलरी पे की ही नहीं, तो आपको उस सैलरी का बिजनेस इनकम से डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और जो सब सेक्शन 4 ने कहा वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया कैजुअल इनकम पे किसी तरह का कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है। जेन्युइन नॉन जेन्युइन कोई डिडक्शन अलाउड नहीं है, बात खत्म। अच्छा, हॉर्स रेस पर पैसा लगाना एक अलग चीज़ है, रेसिंग हॉर्स को मेंटेन करना एक अलग चीज़ है। मैं रेसिंग हॉर्स मेंटेन करता हूँ तो मतलब उनको पालता हूँ, उनकी परवरिश करता हूँ, उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, मेरा खर्चा होता है। और लोग मुझसे मेरे हॉर्स लेके जाते हैं रेस में दौड़ाने के लिए, जिसके लिए मुझे वो लोग पैसे देते हैं। मान के चलो एक रेस में दौड़ाने के लिए अगर एक हॉर्स को लेके जा रहे हैं तो मुझे 10,000 रुपये वो लोग देते हैं। मैं तो जुआ नहीं खेल रहा ना, मैं तो जुआ नहीं खेल रहा। तो ये जो मेरी इनकम है इसे कैजुअल इनकम कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो हॉर्स को मेंटेन करने के लिए मेरा पैसा खर्च हो रहा है उसकी डिडक्शन मैं क्लेम कर सकता हूँ इस इनकम में से। ठीक है जी। तो कहता है अगर ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस से इनकम जनरेट हो रही है तो दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज द कैजुअल इनकम, और उस केस में उस इनकम में से डिडक्शन भी क्लेम किया जा सकता है उस एक्सपेंडिचर का विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्सेस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल डू द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड एंड देन दिस हेड विल बी कंप्लीटेड।
टेक केयर। कुछ चीज़ें ऐसी है TDS रिलेटेड जो मुझे पता है आपको अभी समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं आपकी बुक से दिखाता हूँ एक बार, क्या बताओ उसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हों। नहीं, एक्चुअली में आपकी बुक में भी कोई इस टाइप की केस स्टडी बना के दी हुई है। निखिल अ डीलर इन शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड अंशुल द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। तो जी निखिल को अंशुल से गिफ्ट मिले। कहता है कैश में कितने पैसे मिले, 1 लाख, ऑन द बर्थडे ऑफ निखिल। फिर जी बुलियंस भी मिले जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू, बुलियंस क्या होती है, गोल्ड कॉइन्स, जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू है 75,000, ऑन द एनिवर्सरी ऑफ निखिल। और अंशुल ने निखिल को एक प्लॉट भी दिया गुड़गांव में, जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या थी, 7.5 लाख। भैया कुछ खास ही रिलेशन है निखिल और अंशुल में, जो अंशुल निखिल को इतने सारे गिफ्ट दे रहा है। तो जी अब इनकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। हमने पढ़ा अगर पूरे साल में इन एग्रीगेट 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का कैश मिलता है गिफ्ट के फॉर्म में, तो सारा का सारा कैश टैक्सेबल है। तो ये पूरा टैक्सेबल है। फिर जी अगर हमें गिफ्ट मिलता है काइंड के फॉर्म में, काइंड, वो भी विदाउट कंसिडरेशन, 50,000 रुपये से ज़्यादा का, तो सारा का सारा टैक्सेबल है। एक्सेस वाला अमाउंट नहीं, सारा का सारा टैक्सेबल है। एक्सेस वाला अमाउंट कहाँ देखना होता है, जहाँ कंसीडरेशन है, यहाँ विदाउट कंसीडरेशन। फिर जी प्लॉट, अगेन काइंड। तो जी ये होगी मूवेबल प्रॉपर्टी और ये होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जी इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमें क्या देखनी होती है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और यहाँ पर विदाउट कंसीडरेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी निखिल को मिल रही है, तो सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल है, क्योंकि मोर देन 50,000 रुपीज़ है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, क्योंकि मोर देन 50,000 रुपीज़ है फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि मोर देन 50,000 रुपीज़ है कैश। तो तीनों ही केस में 100% अमाउंट टैक्सेबल है। एक और केस स्टडी बना के दी हुई है आपकी, निशा ऑन 1 दिसंबर 2018 मान के चल रहा हूँ मैं, took possession of a flat booked by her 2 years back at NRI 25 लाख। इस केस स्टडी को पढ़ने के लिए मैं पहले ही समझ गया ये लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। इस केस स्टडी को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं गिफ्ट की, कौन से गिफ्ट की, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और केस कौन सा है, फॉर कंसिडरेशन वाला। केस कौन सा है, फॉर कंसिडरेशन वाला। अब जी यहाँ पर ध्यान से समझिए, मान के चलिए ए को बी से इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, प्लॉट है या हाउस प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, ठीक है। किस डेट पर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ लेट्स से 17 मार्च 2019 को। अच्छा, इसके लिए ए ने पे क्या किया, कहता है ए ने बी को पे किया उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए 10 लाख, और उसकी स्टैंप वैल्यू क्या है, कहता है जी अब स्टैंप वैल्यू कौन सी डेट की फाइंड आउट करें हम, जिस डेट पर एग्रीमेंट हुआ था उस डेट की, या जिस डेट पर रजिस्ट्री हुई है उस डेट की। मान के चलते हैं रजिस्ट्री हुई है 4 महीने बाद, तो जी 17 अप्रैल मई जून जुलाई।
जब एग्रीमेंट हुआ था तब स्टैम्प वैल्यू थी प्रॉपर्टी की लेट्स से 12 लाख, और जब रजिस्ट्री हुई तब तक प्रॉपर्टी के रेट बढ़ चुके थे तो स्टैम्प वैल्यू हो गई 13 लाख। तो जी स्टैम्प वैल्यू कौन सी मान के चले, 12 लाख या 13 लाख? अब आंसर दिया कि जी अगर जब एग्रीमेंट बना तभी कुछ कंसीडरेशन पे कर दी थी ए ने बी को, मान के चलिए एग्रीमेंट वाली डेट पर 2 लाख रुपए पे कर दिए थे ए ने बी को कि ये पकड़ भाई 2 लाख रुपए, बाकी के 8 लाख रुपए रजिस्ट्री के टाइम पे दे दूँगा। अगर कुछ अमाउंट या सारा अमाउंट पे कर दिया गया था तो फिर तो यही डेट कंसीडर की जाएगी, मतलब स्टैम्प वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 12 लाख। लेकिन अगर कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया था तो उस केस में ये डेट कंसीडर की जाएगी, मतलब स्टैम्प वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी, 13 लाख। फ़र्क क्या पड़ जाएगा कि अगर स्टैम्प वैल्यू 12 लाख कंसीडर की जाएगी तो बेनिफिट कितना है, 2 लाख का। अगर स्टैम्प वैल्यू 13 लाख कंसीडर की जाएगी तो बेनिफिट कितना है, 3 लाख का। और क्योंकि बेनिफिट अब इस केस में हमें कैसे निकालना होता है, कहता है जी 2 अमाउंट देखते हैं, 50,000 रुपीज़ या फिर 5% ऑफ कंसीडरेशन। इनमें से हमें क्या देखना होता है, विच एवर इज हायर। यहाँ 5% ऑफ कंसीडरेशन कितना हुआ, 5% ऑफ 10 लाख, ये भी कितना आ रहा है, 50,000। तो जी हमें 50,000, दोनों ही केस में 50,000, तो 50,000 रुपये देखने हैं। अगर 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट है तो जी बेनिफिट इज़ टैक्सेबल। यहाँ 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट है तो बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, मतलब 2 लाख इज़ टैक्सेबल। और यहाँ भी 50,000 से ज़्यादा का बेनिफिट है तो बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, मतलब 3 लाख इज़ टैक्सेबल। तो डेट की वजह से 1 लाख ज़्यादा पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा ना, राइट। तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी निशा took possession of flat booked by her 2 years back at 25 lakh rupees. The stamp value duty of the flat on the date of possession was 40 lakh and on the date of booking was 29 lakh. तो जब बुक करवाया था तब तो हाउस की वैल्यू कितनी थी, स्टैम्प वैल्यू कितनी थी, 29 लाख, और जिस दिन पोजेशन लिया उस दिन कितनी थी, 40 लाख। जब बुक करवाया था अगर उसी वक्त कुछ अमाउंट पे कर दिया होगा फिर तो यही कंसीडर की जाएगी स्टैम्प वैल्यू। अगर कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया होगा तो फिर ये कंसीडर की जाएगी स्टैम्प वैल्यू। अब ये कह रहा है जी अमाउंट पे कर दिया था 2 लाख रुपए ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, तो इसका मतलब यही कंसीडर की जाएगी स्टैम्प वैल्यू। और ये स्टैम्प वैल्यू कंसीडर की जाएगी तो जी एक्सेस देखो कितना है, स्टैम्प वैल्यू थी उस वक्त 29 लाख और कितने में बुक हुआ था, 25 लाख में। तो निशा को बेनिफिट कितने का था, 4 लाख का। अब जी ये 4 लाख का बेनिफिट टैक्सेबल है या नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 अमाउंट देखने होते हैं, एक तो 50,000 और दूसरा 5% ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन है 25 लाख तो इसका जी 5% कितना बैठेगा, 1,25,000। तो जी 50,000 और 1,25,000, इनमें से विच एवर इज़ हायर देखना होता है। तो हायर क्या है, ये अगर बेनिफिट इससे एक्सीड कर रहा है तो बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, और बेनिफिट तो कितना है 4 लाख का, तो बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, राइट। तो टैक्स कितने पे करना है, 4 लाख पे।